अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। ख़ामेनेई का पहला बयान सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने ईरान की कौम को कंग्रेचुलेट किया जंग जीतने पे, इसराइल की शिकस्त तस्लीम करने पे। उन्होंने इजहार राय की कि अगर अमेरिका जंग में डायरेक्टली ना उतरता तो पूरी की पूरी ज़ायनिस्ट रजीम ही गिर जानी थी। शायद अमेरिका ने इसलिए महसूस किया कि ज़रूरी है कि वो ख़ुद इंटरवीन करें, और ईरान ने यह भी डिस्प्ले कर दिया कि वो किसी अमेरिकन साइट को हिट करने से घबराते नहीं हैं। तो उन्होंने इसको एक कंप्लीट विक्ट्री डिक्लेयर किया ईरान के लिए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे ज़रूर हमला हुआ है लेकिन हमारा प्रोजेक्ट सेटबैक नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने रीइटरेट किया कि ये एक सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट था। पता नहीं क्यों ये बार बार हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ खुद खेलते हैं और कहते हैं हम बनाएंगे। साथ ही उन्होंने रीइटरेट किया कि अब कोई भी ईरान को रोक नहीं सकता है ग्लोबल सुपर पावर बनने से। आईएईए का जो चीफ है उसने अब जाके बताया कि फोर्डो की जो साइट थी पहाड़ों के बीच में उसको मेजर डैमेज हुआ है और सेटबैक कई सालों का हो सकता है। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो वाइट हाउस क्लेम कर रहा है कि अभी आई हैं वो शो करती हैं कि ग्रेट डैमेज कॉज हुआ है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। लेकिन जाहिर है ये एक वॉर एंड नैरेटिव्स की, कोई क्लेम करेगा कि तबाह बर्बाद निस्तो नाबूद हो गए न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान क्लेम करेगा एडा कोई फ़र्क सानू पे नहीं। लेकिन आईएईए और ईरान ने आपस में रिलेशनशिप कम्प्लीटली सेवर कर लिया है। उनके पार्लियामेंट के अंदर यानी ईरान के पार्लियामेंट के अंदर बिल प्रेजेंट हुआ है कि आईएईए को सस्पेंड कर दिया जाए, उनकी सर्विसेज ना इस्तेमाल की जाएँ। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। आईएईए का रोल, उनका फेलियर टू कन्फर्म टू अमेरिका कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी वजह हो सकती है कि वो आईएईए को डैमेज साइट्स की एक्सेस नहीं देना चाहते ताकि दुनिया को असली पिक्चर पता चल सके। जंग के बाद जंग के नैरेटिव ज़्यादा मैटर करते हैं मॉडर्न डे एंड एज में। क्या आप कहानी क्या स्पिन करते हैं अपनी पॉपुलेशन के लिए। 100% ईरान के अंदर एक रजीम चेंज की अटेम्प्ट हुई है इस जंग में, और ये रजीम चेंज की अटेम्प्ट पिछले 3-4 साल से हम ब्रू अप होते देख रहे हैं। जिस तरह इसराइल के अंदर भी इस वक्त एक बाकायदा पूरी मुहिम है बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़। सुबह वाले न्यूज़ आर्टिकल में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के डिफेंस के लिए आए हैं। तो इसके ऊपर इजरायली अपोजिशन लीडर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमारी जमहूरियत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये करना गैर जमहूरी और गैर इखलाकी होगा। रियलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे पोलराइजिंग फिगर्स जो हैं वो एलियनेट कर देते हैं एक मुल्क की पूरे दूसरी ऑपोजिशन को। वो लीडर के गलूब में इतने चले जाते हैं कि वो अमेरिकन रिलेशंस सेवर कर लेते हैं ऑपोजिशन पार्टी से। हालांकि फॉरेन ऑफिस के महकमे के अंदर हम ये देखते हैं कि हर नेशन स्टेट केयरफुली बोथ गवर्नमेंट और ऑपोजिशन से मरासिम कायम करके रखता है ताकि कल को जब पावर चेंज भी हो तो उनके नेशन स्टेट के रिलेशनशिप ठीक रहें उस मुल्क के साथ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ की परवाह नहीं करते। वो एक सिंगुलर मिशन पे हैं कि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ लेना है, जंगें शुरू करवानी है, फिर खुद रुकवानी है ताकि उनको ये पीस प्राइज़ मिल सके। उनके नेटो के भी गैर जिम्मेदाराना बयानात से यही चीज़ सामने आती है। और अब तो उनके साथ वाले खड़े जो उन्हीं के मिनिस्टर्स हैं लाइक मार्को रूबियो, वो अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार डैडी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था इन रिलेशन टू इसराइल और ईरान। और रियलिटी ये है कि सुबह वाले क्लिप में हमारी भी हंसी नहीं रुक रही थी जब उन्होंने ये बात की थी। सिर्फ इसके बारे में सोच के फिर हंसी आना शुरू हो गई है। इसराइली मिनिस्टर्स जो बिल्कुल इस वक्त एक ज़ायनिस्ट जेनोसाइडल मेनियाक्स बने हुए हैं, उन्होंने ट्विटर पे कॉल दे दिया है। ये इतमार बेन गवीर की हम बात कर रहे हैं कि जनाब हम बेंजामिन नेतन्याहू को ये डिमांड देंगे कि आप कंट्री के नए कैबिनेट के सामने वोट करवाएं और गाज़ा के अंदर जो एड है उसको बिल्कुल रोक दें। पहले तो ये एड वर्कर मार रहे थे, 800 से ज़्यादा लोगों ने शहीद कर दिए जंग के दौरान। अब ये कहते हैं हमने एड ही नहीं आने देनी अंदर। दुनिया इस पर खामोश है। मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान होता हूँ। आइंदा अगर आपको किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने कहा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस आपके मुल्क में होती हैं तो आपको कहना चाहिए कि आप कुछ शर्म करें। रवांडा का जेनोसाइड जिन लोगों को पता है उनको पता है फ्रांस का उसमें रोल क्या था, वो जेनोसाइड परपेचुएट करने के लिए। तो चलें वो तो अफ्रीका के अंदर हो रहा था, हम लोग जालिम लोग हैं, इंसानियत से रिलेट नहीं करते। ये तो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो शहीद किए जा रहे हैं। और फिर भी हम अपनी मॉरल इक्विवेलेंसी, मॉरल एंगलिंग वेस्ट से लेते हैं। मैं तो हैरान तो उन लोगों पे जो कहते हैं वेस्ट की सकाफ़त को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे अगर हमारे अंदर वेस्ट की सकाफ़त आ गई तो हमारे लीडरान जो पहले ही बहुत जालिम हैं वो तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। ये तो फिर भी इनके अंदर कोई दीन का कतरा है कि ये फिर भी कहीं ना कहीं जाके कोई इंसानियत शो कर देते हैं। लेकिन जो सेकुलर एटीट्यूड है टूवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स वो बहुत ख़तरनाक और बहुत खौफनाक है। ज़ायनिस्ट सेकुलर गवर्नमेंट ऑफ इसराइल जो कुछ कर रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की इतनी लॉन्ग टर्म एथनिक क्लेंजिंग हमें कहीं पे देखने को नहीं मिल रही। एक जगह ज़रूर मिल रही है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में।
कैसे उस इलाके की 70 साल से डेमोग्राफिक्स चेंज करने की पूरी मुहिम चलाई गई है। एससीओ की मीटिंग थी शंघाई कोऑपरेशन की, उसके अंदर गुफ्तगू होनी थी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, एक डिक्लेरेशन निकलनी थी। इंडिया ने रिफ्यूज़ किया उस डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए, वो क्योंकि उस डिक्लेरेशन की वर्डिंग जो थी वो जाफ़र एक्सप्रेस के दहशतगर्द हमले को कंडेम करती थी और इनडायरेक्टली उसके अंदर इंडिया का इम्पैक्ट के बारे में बात करती थी, लेकिन पहलगाम के वाक़ये को वो मेंशन नहीं कर रही थी। अगेन एक और बहुत बड़ा फेलियर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हमें नज़र आया कि वो इस वक्त कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। तो रियलिटी ये है कि पिछले चंद महीनों में हमें पता चला है कौन सी ताकत एक्चुअली ताकतवर है। ना इसराइल के पास कैपेसिटी है जंगें लड़ने की और जीतने की, वो भी ईरान जैसे मुल्क से जिसकी एयरफोर्स आज से 60 साल पुरानी है, इतने पुराने टाइम फ्रेम में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ना इंडिया की कैपेसिटी है पाकिस्तान से जंग लड़के जीतने की, एक मुल्क जो फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट के नहज पे हर दूसरे दिन खड़ा होता है, बकौल इंडिया के उसको भीख मांगनी पड़ती है पैसों के लिए। तो अगर आप इन मुल्कों को नहीं हरा सकते तो चाइना को तो भूल ही जाए, वो तो आप कच्चा चबा जाएंगे। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के मुंह से कभी भी चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक लफ्ज़ नहीं निकलता। और कांग्रेस सरकार ये सवाल जब पूछती है तो नरेंद्र मोदी आईं बाईं शाएं करके निकल जाते हैं और गोदी मीडिया के पीछे छुप जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। ट्रंप साहब ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने ममदानी जो एक सोशलिस्ट कैंडिडेट है न्यूयॉर्क के इलेक्शन के लिए और मोस्ट प्रॉब्ली डेमोक्रेटिक प्राइमरी क्योंकि जीत चुका है, वो इलेक्शन भी शायद जीत जाएगा, उसको एक कम्युनिस्ट लूनेटिक का। उसने कहा ये 100% कम्युनिस्ट लूनेटिक है जो डेम प्राइमरी जीता है और ये मेयर बन जाएगा। ये रेडिकल लेफ्टीज़ हैं जो सिर्फ मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। वो लगता बहुत बुरा है, एज इन उसकी शक्ल बहुत बुरी है और उसकी आवाज़ ग्रेटिंग है और वो इतना अक्लमंद नहीं है। मज़ाती हमलों पर उतर आए हैं। वो हमने आपको सुबह वाले क्लिप में कहा था कि पाकिस्तान की सियासत इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब वो पर्सनल अटैक्स पे आते हैं तो हम कहते हैं ये गलत कर रहे हैं। अमेरिका की सियासत में भी यही चल रहा है और ये सिर्फ ट्रंप नहीं है, बाय द वे, ये थ्रू आउट अमेरिकन पॉलिटिक्स होता रहा है। अगर आप सैटरडे नाइट लाइव के स्किट्स देखें तो वो एक दूसरे के सियासतदानों पे इतनी लान थान करते हैं कि ये मामलात पीछे से शुरू होते आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान घटिया पाकिस्तान में भी हैं तो इंसान अमेरिका में भी हैं, तो घटियापन तो उनके अंदर हो गए। रियलिटी ये है कि मेजर मॉरल कंपस आपको दुनिया की पॉलिटिक्स में अब नज़र नहीं आ रही। हर कोई मफाद परस्त एक नेशन स्टेट के पैराडाइम पे सोचते हैं कि अगर मेरी नेशन स्टेट का पैराडाइम मीट हो रहा है, टू हेल विद एवरीवन एल्स। ये प्रॉब्लम है नेशन स्टेट्स के पैराडाइम की, जो हम अक्सर आपको इस पॉडकास्ट से बताते भी रहते हैं कि जब आप एक नेशनल इंटरेस्ट के तहत चीज़ों को करना शुरू करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट या इस्लामिक उम्मा इंटरेस्ट भूल जाते हैं, तो उसके अंदर फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी मोरालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक गेन की बातें कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे जो कुछ भी हो रहा है, हमारी लोकल पॉलिटिक्स हमेशा उसको बीट करती है। उसको बीट क्यों करती है? वो कहते हैं कि हम compete कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ज़ेलेंस्की के साथ, मोदी के साथ। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो चांद चढ़ाए पाकिस्तान की मईशत के अंदर? तो उसके अंदर हमारा जो बजट है वो एक कंटिन्यूस अम्यूज़मेंट है हमारे लिए। हमारे बजट के अंदर पीपीपी ने बहुत शोर मचाया कि ये बजट अवाम फ्रेंडली नहीं है, ये बजट ठीक नहीं है। और जब पीपीपी को उनके 2 नवाले मिल गए तो उन्होंने कहा बजट अप्रूव कर दो। जब बजट अप्रूव हो गया तो उसके बाद पता चला कि नहीं, इसमें तो चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो सरकार ने एक फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करने के लिए। पीपीपी ने कहा फाइनेंस बिल ठीक नहीं है, फाइनेंस बिल ठीक नहीं है, जालिम टैक्सेशन हो रही है। फिर जब पीपीपी को फिर 2 नवाले मिले तो बिलावल ने अपने लॉ में कहा फाइनेंस बिल को अप्रूव कर दो। यानी कि मेरे और आपकी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले कि हमारी मईशत कैसे अफेक्ट होगी, इन्फ्लेशन कैसे हिट होगी, टैक्सेशन कैसे इकट्ठी होगी, कौन कौन टैक्स होगा, FBI किस तरह क्रैक डाउन करेगा, उसका फ़ैसला अशराफिया ऑफ पाकिस्तान करेगी। ये है प्रॉब्लम कि हमारा एलीट कैप्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो हमें चेस पीसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं और हम यानी मैं और आप
पॉन्स के लेवल से आगे नहीं जा सकते। शतरंज के अंदर पॉन की वैल्यू होती है कि उसने मरना होता है सही टाइम पे, तो हमें पेश करके मरवा के ये लोग घर वापस भेज सकते हैं। जैसे अली मीन गंडापुर हम सब को इस्लामाबाद ले गया जंग लड़ने इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए, जब वहाँ पे लोग शहीद हो गए तो ख़ुद लैंड क्रूज़र में बैठ के वापस घर तशरीफ़ ले गए। तो इस शतरंज के अंदर हमारा ही खून बहता है, हमारे ही पैसे बहते हैं। 10,000 से ज़्यादा PTI के वर्कर्स अरेस्ट हुए हैं पाकिस्तान में। उनकी पर्सनल लाइफ्स, उनकी फाइनेंशियल लाइफ्स तबाह हो चुकी हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर की रियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। PTI के जितने मेजर लीडरान हैं उनके मामलात उसी तरह चल रहे हैं, वो अपने कारोबार भी कर रहे हैं। तो लूज़ कौन कर रहा है? अवामुन नास। गैप किसके अंदर बन रहा है? अवाम और अशराफिया के अंदर, और ये लोग उस गैप को परपेचुएट कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो गए हैं कि जो वो डबल गेम खेल रहे थे, ना तो सिर्फ वो एक्सपोज हो गई है, वो अब खान साहब ने खुद एक्सपोज कर दिया। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे छुपे। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ फरमाए। CTD ने मजीद ऑपरेशंस किए हैं और 4 और दहशतगर्द जो इस वक्त इंडियन स्पाइज हैं उनको भी पकड़ लिया है। ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट था, उन्होंने कायदाबाद के एरिया में बुध वाले दिन रेड की और 4 लोगों को अरेस्ट किया। अब आए दिन इंडिया के यानी रॉ फंडेड ऑपरेटिव्स पे क्रैकडाउन हो रहा है। सुबह ऑपरेशन यलगार का हमने आपको बताया, जहाँ CTD ने रॉन्ग लेक के दहशतगर्द पकड़े थे, और आज ही हमने आपको बता दिया कि 4 और रॉ रिलेटेड स्पाइस पकड़े हैं इंडिया की तरफ से। और हमने आपको बताया था कि ये इंडिया की फ्रस्ट्रेशन है, ग्लोबल स्टेज के फेलिंग के बाद, वॉर के स्टेज के फेलिंग के बाद, अब वो दहशतगर्दी को पाकिस्तान में इंक्रीज़ करेंगे। जब ईरान के अंदर इसराइल हमला करके जंग कर रहा था, मुसाद वहाँ पे ऑपरेशंस कर रहा था, उनको सक्सेस मिल रही थी, तो रॉ ने भी कोशिश किया कि वो पाकिस्तान में चीज़ें शुरू करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका एक भरपूर जवाब दिया। मैं चाहूँगा कि ये केसेस सारे आप लोग पर्सनली भी फॉलो किया करें, ताकि आपको पता चले किस लेवल ऑफ डिसेप्शन पे इंडिया ऑपरेट कर रहा है, कैसे वो आपके मुल्क के टोटे टोटे करने में पूरी सर धड़ की बाजी लगा रहा है। और ये वो रिग्रेसिव सोच है जो हिंदुत्वा ने इंडियन पॉलिटिक्स में डाल दी कि खुद ग्रो नहीं करना, हमसायों को नीचे खींचना है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है ये बताने के लिए कैसे पहलगाम जो है वो असल में चाइना ने करवाया मास्टरमाइंड थ्रू पाकिस्तान, इंडिया को डीरेल करने के लिए, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट तो इंडिया आ रही थी। मुख्तलिफ उनके यूट्यूबर्स और मेन स्ट्रीम चैनल्स इस नैरेटिव को पपेट कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला कि चाइना ने ये करा है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार को पता है रियलिटी क्या है, कि पहलगाम एक शायद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कि इन टर्म्स ऑफ हमने जंप द गन की थी पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए, उसके बाद हमने जंग मुसल्लत की और उसमें हम हार गए। रादर दैन डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए, उससे लर्न करने के लिए, वो अपने प्रोपेगेंडा मशीन को पुश करने के नैरेटिव बिल्डिंग करो तुम, अपने ही लोगों की जहन साजी, और इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान इंडिया के लोगों को होगा, क्योंकि वहाँ भी एलीट कैप्चर की दास्तान काफ़ी इंसेन है। ये जो आप अडानी, अंबानी, टाटा की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, शॉर्ट रील्स कटती हैं, ये बिलियनियर क्लास है जो आपको मारने के वक्त सोचती भी नहीं है। वो चाहे इंडिया में इंडस्ट्रियल फायर इंसिडेंट्स हों, चाहे जो अभी एयर इंडिया का जहाज़ वाला इंसिडेंट हो, उसकी इंक्वायरी के अंदर तो खुद आकाश बैनर्जी जो देशभक्त चलाता है, उसने ये सवाल जवाब शुरू कर दिया कि एयर इंडिया रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा चीज़ों को, एयर इंडिया फैक्ट्स क्यों नहीं सामने ला रहा। उसकी वजह यह है कि एयर इंडिया की बिलियनरी कंपनी है, फुप्पी जी का घर नहीं है, वहाँ पे मेरे और आप जैसे आम लोग अंदर घुस भी नहीं सकते, और ये रियलिटी है। जब एलीट कैप्चर की बात करो तो फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं कि यार जो लोग मुल्क में कारोबार करें आप उन्हीं के ख़िलाफ़ हैं, हम कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम नजायज़ कारोबार के ख़िलाफ़ हैं। जैसे क्यूनेट है, क्यूनेट को मेंशन करना ज़रूरी होता है बिकॉज़ हमारे भाई बहन अक्सर हमें भूल जाते हैं, हम उन्हें नहीं भूलते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें नॉट सो सरप्राइजिंग मूव डिफ़र कर दी अपील्स की हेयरिंग 190 मिलियन पाउंड केस की। इससे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ था, किसी को परेशानी नहीं हुई थी। PTI ने कहा कि ये क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है, अवाम ने भी कहा बहुत ज़्यादती हो रही है, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कोई भी पाकिस्तानी सरप्राइज्ड है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये केस सुन नहीं रहा या उसकी अपील का केस नहीं सुन रहा। उसकी वजह ये है कि ये मामलात इतने पोलिटिसाइज हो चुके हैं कि इनके डिसीजंस इन कोर्ट नहीं आउट ऑफ कोर्ट होने, और ये जितनी भी उम्मीद लगा के लोग बैठे हुए थे जुडिशल सिस्टम से, उन्होंने शायद पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का माजी नहीं देखा, जहाँ पे कई हिस्टोरिक जजमेंट्स हुई हुई हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की जजमेंट हो, चाहे डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी की जजमेंट हो। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी बातें होते हुए परेशान नहीं होना चाहिए। अवाम और नास को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि जो लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के इन केसेस में आके आपके वोट बटोर रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, अपने आप को मशहूर कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए कर रहे हैं।
उनके अंदर कोई एक ग्लोबल एजेंडा नहीं है कि पाकिस्तान को हमने सुपर पावर बनाना है, उसकी तरक्की देखनी है। क्योंकि जो हमारी पूरी पॉलिटिकल क्लास है वो कहाँ से आई है, वो इसी एलीट ग्रुप से आई जिनके कारोबार चल रहे हैं। एक छोटी सी आपको मिसाल देते हैं। इमरान रियाज खान ने रिसेंटली शुगर क्राइसिस से बात की, हमने भी की, बहुत बड़ा इशू है। और उन्होंने कहा कि जी ये शुगर मिलें हैं किसकी, सारे ये तो सियासतदान हैं, PPP के, PMLN के, इस्टेब्लिशमेंट के। वो PTI कहना भूल गए, क्योंकि PTI के सियासतदानों को भी शुगर मिल्स हैं। ये जो टबैको माफिया है जिसके खिलाफ पाकिस्तान टबैको कंपनी कोर्टों में जाती है कि जनाब ये अनलाइसेंस सिगरेट्स जो सस्ती बिक रही है मार्केट प्राइस से, वो किसकी हैं? सारा KPK में टबैको हार्वेस्ट हो रहा है, वहीं पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ये कौन लोग हैं? ये PTI के लॉ मेकर्स हैं। तो इस एलीट कैप्चर में सारी पार्टियां मुलव्वस हैं और ये सारे मिलके हमें लूट रहे हैं, हमें खा रहे हैं। और इससे बचना है मेरे भाइयों दोस्तों। अगर नहीं बचोगे तो ये खाकू तो आपको लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह है कि हमारा काम है निशानदेही करना, हम निशानदेही करते रहेंगे। आप इससे कुछ सीखें ना सीखें, ये टोटली आपके ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कमेटी अप्रूव कर दी है फॉर पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, यानी कि जो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बन रही है, क्योंकि इनफ गवर्नमेंट ओवरसाइट तो है नहीं मुल्क के अंदर, नया डिपार्टमेंट चाहिए था हमें। अजीब वैसे मुल्क है, नंबर 1 जॉब प्रोवाइडर पाकिस्तान गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, ये हमारी मीशत का हालत है। तो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट्स की सर्च कमेटी बन रही है। अब ये लोग दरियाफ्त करेंगे कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के अंदर जो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी बनी है उसमें कौन आएगा। हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, जहाँ पे हमको बताएंगे क्राइटेरिया इनरोलमेंट का यहाँ पे, क्योंकि जो दकियानूसी सोच इस डिपार्टमेंट में आनी है, जो एक प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट होना है फॉर द फ्यूचर, वो रिफ्लेक्ट करेगा पाकिस्तान की पॉलिसी को। पाकिस्तान ने इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन द डिजिटल फ्रंट या IT फ्रंट ज़ीरो काम किया है, जो प्रोग्रेसिव हो, जो एक्चुअली इंसेंटिवाइज करे लोगों को इस फील्ड में आने के लिए। नया टैक्सेशन सबसे पहले उन्होंने देखा कि पिछले साल किन लोगों ने पैसे कमाए, उन्होंने कहा जी डिजिटल वर्ल्ड में लोगों ने पैसे कमाए हैं, और IT उन्होंने कहा जी नए टैक्स डाल दो इनके ऊपर। यानी कि बिजनेस खुले 1.5 साल 2 साल नहीं हुआ, लेकिन नए टैक्स आ गए हैं। कंपनी हमारी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई, लेकिन 18% का सुपर टैक्स लग गया सबके ऊपर। तो ये एक बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन बहरहाल कोई नहीं, कर सकते हैं, मालिक हैं। मालिक के खिलाफ बंदा कितना ही बोल सकता है। दुनिया के नैरेटिव्स की जंग के अंदर आपने किसी के नैरेटिव में बहकना नहीं है। आपने कोई चीज़ सुननी है, उसकी तहकीक करनी है। अल्लाह ने आपको मोबाइल फ़ोन दिया है, इंटरनेट दे दिया है, खुदा के वास्ते चीज़ों को काउंटर वेरीफाई करें। गलतियाँ कोताहियाँ सबसे होती हैं, और कुछ लोग दानिस्ता तौर पे प्रोपेगेंडा भी चला रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को इससे बचाएं, मोहतात रहें। क्यों? क्योंकि उस प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे आप डिसीजंस ले रहे होते हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं, और फिर कोई दिन दहाड़े आपको बेवकूफ़ बना के इलेक्ट हो जाता है या सिलेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ कॉन्शियस सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान बने। इस मुल्क को बेहतर करने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, और ज़िम्मेदारी निभाने का बेहतरीन तरीका है एजुकेशन। स्कूल वाली नहीं, सिर्फ अपने आप को एजुकेट करना अपने इलाके के इशू पे, अपने लोगों के इश्यूज़ पे, और इनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि FIR कैसे कटती हैं, मुकदमे कैसे चलते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को अवेयर करें इन चीज़ों से। वैसे हम अपने वकला के साथ एक सीरीज़ भी बना रहे हैं इन सवालों के जवाब देने के लिए, जो हमें लगता है कि हर पाकिस्तानी को पता होने चाहिए। क्योंकि सिविक्स का सब्जेक्ट हमारे स्कूल में उसका पढ़ाया नहीं जाता, तो हम अनअवेयर रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। ईरान के शोधा के लिए दुआ कीजिएगा, फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।